हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मियोसिस की। बट मियोसिस से पहले हम एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं जो हमने कल माइटोसिस के बारे में पढ़ा। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मतलब सेल्स की प्लाइडी के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है। अब इसकी प्लाइडी 2n है और हमने ये माना कि इसका जो डीएनए का अमाउंट है वो हमने मान लिया फॉर लेट्स से 20 पिकोग्राम। ठीक है। अब ये सेल माइटोसिस में गया। इस सेल ने माइटोसिस परफॉर्म किया। माइटोसिस परफॉर्म करने के बाद सबसे पहले ये इंटरफेज में आएगा। इंटरफेज में G1 फेज में आएगा, फिर G2 फेज में आएगा, फिर S फेज में आएगा। S फेज के बाद G2 फेज में आएगा और G2 फेज से M फेज की तरफ प्रोसीड करेगा। M फेज के बाद में 2 सेल बन चुके होंगे, बट यहाँ मैं एक ही शो कर रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए। तो G1 की प्लॉइडी क्या होगी? G1 स्टेज में ये इंटरफेज है पूरा। ये M फेज है। G1 फेज में प्लॉइडी क्या होगी? 2n। क्रोमोसोम नंबर नहीं ना बदलते हैं। क्रोमोसोम 46 हैं, जैसे इंसानों में 46 क्रोमोसोम हैं तो 46 ही रहेंगे। S फेज में भी 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे तो 2n लिख देते हैं। G2 में भी 2n ही रहेगी प्लॉइडी। M फेज में भी प्लॉइडी 2n ही रहेगी। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। माइटोसिस में सिर्फ सेल का ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है। अब बात करते हैं डीएनए के अमाउंट के बारे में। यहाँ हमने देखा एक सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट 20 पिकोग्राम है। G1 में भी 20 पिकोग्राम ही रहेगा। पर हमने ये बात पढ़ी है कि S फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब अमाउंट डबल होता है, 40 पिकोग्राम हो जाएगा। G2 में भी 40 पिकोग्राम हो जाएगा। M फेज में कितना होगा? अब यहाँ पे आते हैं। M फेज की मेटाफेज तक जो अमाउंट है डीएनए का वो 40 पिकोग्राम रहेगा। लेकिन क्योंकि एनाफेज में सेल डिवाइड होती हैं, सेल क्रोमोसोम स्प्लिट्स होते हैं, इस वजह से एनाफेज के अंदर जो अमाउंट है वापस 20 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो प्लॉइडी सबके अंदर सेम है, प्लॉइडी चेंज नहीं होती है माइटोसिस में। अमाउंट चेंज होता है। 20 से 40 हो गया एस से मेटाफेज तक 40 पिकोग्राम चला और एनाफेज में फिर 20 पिकोग्राम हो गया। ये कुछ बात थी। बात कर लेते हैं अब मियोसिस की। मियोसिस भी काफ़ी हद तक माइटोसिस की तरह है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये रिडक्शन डिवीज़न है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, मतलब इसमें प्लॉइडी आधी हो गई। तो ये कुछ इस तरह लिखते हैं कि पहले इसमें भी इंटरफेज आएगा।
इंटरफेस के बाद इसमें मियोसिस 1 आएगा। मियोसिस 1 के बाद इसमें एक छोटी सी रेस्टिंग फेज होगी, इंटरकाइनेज फेज, और इंटरकाइनेज के बाद फाइनली मियोसिस 2, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, सेल डिवाइड हो जाती हैं। इंटरफेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। मियोसिस 1 के बारे में देखेंगे, इंटरकाइनेज के बारे में देखेंगे, मियोसिस 2 के बारे में देखेंगे। मियोसिस 1 से शुरू करते हैं। मियोसिस 1 भी 4 फेजेस में बटी है। पहली प्रोफेज, दूसरी प्रोफेज 1 एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे 1 है तो ये भी 1 की तरह हम डिनोट कर देते हैं। दूसरी मेटाफेज 1, तीसरी एनाफेज 1, चौथी टीलोफेज 1। तो इस तरह मियोसिस 1 भी 4 फेजेस में है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। पहले प्रोफेज 1 की बात करते हैं। प्रोफेज 1 5 सब फेजेस में बटी होती है, जिसमें से पहली फेज है लिपोटीन। ये वो फेज है जिसमें कंडेंसेशन शुरू होता है, या कंडेंसेशन होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। उसके बाद आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि मान लीजिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना चुका है, कुछ इस प्रकार। ये एक क्रोमोसोम है और इसी के नीचे ये दूसरा उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। हमने एक पेयर देखा क्रोमोसोम का। ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक। अब जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि एक प्रोटीन या एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच आकर लैंड कर जाता है। इसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम आता है अगली स्टेज में, जो अगली स्टेज है पैकाइटीन। पैकाइटीन में एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पे आके लैंड करता है, और हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन आते हैं। मतलब ये कि लिपोटीन में कंडेंसेशन हुआ, जाइगोटीन में साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स लैंड किया,
होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच कहाँ करेगा, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, और उन साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्सेस पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम बाइंड करेगा, और यही रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कराता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में आके लैंड करता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, जाइगोटीन स्टेज में। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है, ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स पे कब आके बाइंड करता है, तो हम लिखेंगे पैकाइटीन स्टेज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और बात, यहाँ पैकाइटीन में जो स्टेज बनेगी या जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बाइवैलेंट बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राड बोलते हैं। बाइवैलेंट, इसका स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया और एक ये वाला, तो बाइवैलेंट। टेट्राड इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होने लगे, तो ये टेट्राड चार पेयर्स का स्ट्रक्चर दिखने लगा, 1 2 3 4, इसलिए इसको हमने टेट्राड बोला। चौथी स्टेज आती है, नीचे का मिटा रहा हूँ ये। चौथी स्टेज आती है डिप्लोटीन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिख रहा हूँ साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स को, आके लैंड किया था होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, ये अब डीजेनरेट होने लगता है। और इसके डीजेनरेशन की वजह से एक है जिसको हम कियास्माटा बोलते हैं। एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हमने कियास्माटा बोला, वो डिप्लोटीन स्टेज में। कंडेंसेशन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ी है। अगली स्टेज आई इसके बाद डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या हुआ, और ज़्यादा कंडेंसेशन बढ़ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी चली गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। साथ में सेंट्रियोल भी माइग्रेट कर गए, कहाँ पर, अपोजिट पोल्स की तरफ। तो इस तरह यहाँ प्रोफेज 1 ख़त्म हुई। अल्टीमेटली यही की नतीजा निकला, जैसे माइटोसिस में हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए, सेंट्रियोल माइग्रेट कर गए, कंडेंसेशन हो गया। पर यहाँ पे बस क्रॉसिंग ओवर वाला एक प्रोसेस बढ़ गया और कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ, बस एक क्रॉसिंग ओवर वाला प्रोसेस बढ़ गया। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस बढ़ा वो उसमें इन 3 स्टेजेस ने अपना पार्ट लिया। प्रोफेज 1 के बाद आई एनाफेज 1, सॉरी मेटाफेज 1। मेटाफेज 1, इस फेज में
सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं। हमने एक ही होमोलोगस पेयर को कंसीडर करते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो स्ट्रक्चर। ये यहाँ काइनेटोकोर है। ये वो जगह है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, हमने ऐसा मान लिया। ठीक, बल्कि इसको कुछ इस तरह शो करता हूँ। ये वो जगह हुई जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ। ये काइनेटोकोर, ये यहाँ स्पिंडल असेंबली काइनेटोकोर पे बाइंड करेगी। अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि इनर साइड वाले काइनेटोकोर पे कोई स्पिंडल असेंबली बाइंड नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए कोई जगह नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम की अलग पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पर हमने माना कि दो इक्वेटोरियल प्लेट बनी। ठीक है, और साथ में जैसे माइटोसिस में हुआ था वैसे यहाँ भी इंटरकोनल फाइबर बनने लगे। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के ही हैं। काम मियोसिस में, माइटोसिस में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे। दो इक्वेटोरियल प्लेट बनी, माइटोसिस में एक इक्वेटोरियल प्लेट बन रही थी। मियोसिस 1 में दो इक्वेटोरियल प्लेट बनी, याद रखना मियोसिस 1। उसके बाद आई एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हुआ? वही जो होता है, अलग होना। स्पिंडल असेंबली छोटी होती गई, पुल करती गई। इंटरकोनल फाइबर पुश करते गए और होमोलोगस पेयर जो है क्रोमोसोम के वो अलग होते गए। ये मैं एक इंटरकोनल फाइबर इस तरह दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये अलग हो गया। टीलोफेज में क्या हुआ? वही जो होता है। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से अपीयर हो गई। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। साथ में यहाँ साइटोकाइनेसिस भी हो गया। एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों अलग तरह से होगा, हम जानते हैं किस प्रकार होगा, उसके बारे में हम देखेंगे नहीं। ठीक है, प्रोफेज में वही कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस, साथ में सेंट्रियोल का माइग्रेशन। मेटाफेज में स्पिंडल असेंबली बनना और होमोलोगस क्रोमोसोम का डबल मेटाप्लेजिक प्लेट पे लग जाना, आ जाना। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग। टीलोफेज में दो सेल बन गए। अच्छा, सब इनकी प्लॉइडी और देख लेते हैं। या प्लॉइडी चलिए बाद में देखेंगे। ये निपटा मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद एक छोटी सी स्टेज आती है जिसे हम इंटरकाइनेज फेज बोलते हैं। कुछ नहीं होता इस फेज में, एक छोटी सी रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है मियोसिस 2 में जाने के लिए। यहाँ सेल बस खुद को प्रिपेयर करता है मियोसिस 2 में जाने के लिए। मियोसिस 2 में क्या है? वही 4 स्टेज। प्रोफेज 1, सॉरी सेकंड, क्या होगा जो होता है? कंडेंसेशन,
और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस, और क्या होगा, सेंट्रियोल का माइग्रेशन अपोजिट पोल की तरफ। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, मेटाफेज सेकंड। क्या होता है, क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट, कहाँ पर, मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे। और क्या होता है, स्पिंडल असेंबली फॉर्मेशन, मतलब जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मेटाफेज सेकंड भी होगा। माइटोसिस का मेटाफेज और मियोसिस सेकंड का मेटाफेज सेकंड सेम ही होता है। तीसरी फेज कौन सी आई, एनाफेज सेकंड। क्या होता है, जी स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, किसकी मदद से, स्पिंडल असेंबली की मदद से और इंटरकोनल फाइबर की मदद से। इसके बाद कौन सी फेज आई, ये टीलोफेज सेकंड। इसमें क्या होता है, डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन क्यों, क्योंकि दोनों स्प्लिटेड क्रोमोसोम कहाँ पहुँच गए, अपोजिट पोल की तरफ, तो डीकंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई। साथ में कुछ और ऑर्गेनेलीज भी रीअपियर हो गए। तो ये हुआ टीलोफेज सेकंड। मतलब अगर हम एक नट शेल में बात करें और एक मोटे मोटे प्रोसेस को देखें तो मियोसिस सेकंड और माइटोसिस में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हर एक प्रोसेस का वही उसी तरह से चलता है जिस तरह माइटोसिस में चलता है। एक बार मियोसिस को नट शेल में समझ लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले आई G1 फेज, फिर आई S फेज, फिर आई G2 फेज, ठीक है, फिर आई M फेज, हम M को M1 लिख देते हैं क्योंकि मियोसिस 1 बता रहे हैं हम, तो मियोसिस 1 फेज की बात करते हैं। इसमें प्लॉइडी कितनी है, पहले प्लॉइडी की बात करते हैं। प्लॉइडी 2n, प्लॉइडी 2n, प्लॉइडी 2n, ठीक। M1 फेज की बात करें, इसमें 4 फेज थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो इस तरह इसमें 4 फेजेस थी। इनमें प्लॉइडी क्या होगी, प्रोफेज में 2n होगी, मेटाफेज में भी 2n होगी, लेकिन एनाफेज में हमने देखा होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, अब यहाँ प्लॉइडी n होगी। टीलोफेज 1 में भी प्लॉइडी n ही होगी, ठीक है। इस M फेज के बाद आया M1 मियोसिस 1 फेज के बाद आया इंटरकाइनेज। यहाँ इसके बाद आया मियोसिस सेकंड फेज।
मियोसिस सेकंड में भी 4 फेज थी, प्रोफेज, सेकंड, मेटाफेज, सेकंड, एनाफेज, सेकंड, टीलोफेज, सेकंड। ठीक है। इंटरकाइनेज फेज में प्लॉइडी एन, प्रोफेज में एन, मेटाफेज में एन, एनाफेज में एन, टीलोफेज में एन। हमने अब अमाउंट की बात कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल कितने अमाउंट में है। एक सेल था, इसके अंदर हमने अमाउंट माना 20, तो G1 फेज में भी 20 पिकोग्राम होगा, एस फेज में डबल हो जाएगा 40 पिकोग्राम। क्यों? जेनेटिक मटेरियल बनता है, डुप्लीकेशन होता है डीएनए का। G2 फेज में 40 पिकोग्राम, प्रो फेज में 40 पिकोग्राम, मेटा फेज में 40 पिकोग्राम। लेकिन एना फेज में जब होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हुए तो अमाउंट भी तो आधा हो गया, 20 पिकोग्राम रह गया, आगे भी 20 पिकोग्राम चलेगा। अब एनाफेज सेकंड पे आए। एनाफेज सेकंड में भी क्या क्रोमोसोम स्प्लिट हुए थे? अगर क्रोमोसोम यहाँ एनाफेज सेकंड में स्प्लिट हुए थे तो क्या यहाँ 10 पिकोग्राम रह गया अमाउंट डीएनए का? टीलोफेज में भी 10 पिकोग्राम रह गया। ठीक है। कितनी सेल बनी एक सेल से? यहाँ से टीलोफेज सेकंड के बाद जब एक बार साइटोकाइनेसिस हुआ तो यहाँ 2 सेल बनी, पहली सेल और दूसरी सेल, दोनों की प्लॉइडी एन, अमाउंट 20 पिकोग्राम। हमने यहाँ एक सेल कंसीडर किया, दोनों नहीं करते, बस एक किया, और एक सेल यहाँ हमने मान लिया, चलो दोनों सेल आगे प्रोसेस में गए इंटरकाइनेज फेज से, इंटरकाइनेज से मियोसिस से, तो यहाँ टीलोफेज से भी तो 2 सेल और बनेंगी। तो एक मियोसिस 4 सेल को बनाती है, चारों की प्लॉइडी एन होती है। भाई इसने 2 सेल बनाई और इसने भी 2 सेल बनाई, चारों की प्लॉइडी एन, अमाउंट 10 पिकोग्राम, 10 10, यहाँ पर 10 पिकोग्राम और यहाँ पर भी 10 पिकोग्राम। समझे? ये मियोसिस था पूरा। मियोसिस के बाद कुछ चीज़ें और बची हैं अभी इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस, हम 3 टाइप के मियोसिस की बात करते हैं। पहला गैमीटिक, मतलब गैमीट बनाने के लिए एक सेल के अंदर जो मियोसिस हो उसे हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के ले सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या स्पर्म और ओवम गैमेटिक मियोसिस से बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। हायर प्लांट्स लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला टाइप, स्पोरिक मियोसिस। जैसे यहाँ पर गैमीट बन रहे थे मियोसिस से, वैसे ही यहाँ पर स्पोर बनेंगे मियोसिस से। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट।
तीसरा टाइप जाइगोटिक मियोसिस, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जैसे एल्गी। तो एल्गी के अंदर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाता है, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल्स की मदद से बना है। लेकिन एल्गी हैप्लॉइड है, तो इस जाइगोट मियोसिस में जाएगा और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, जैसे एल्गी के अंदर होता है ये। ठीक, ये था मियोसिस के बारे में कुछ छोटी सी बातें। एक बात और है, एक प्रकार का डिवीजन होता है एमाइटोसिस। माइटोसिस देखा हमने, एमाइटोसिस और देख लेते हैं। ये सबसे पहले बताया रिमार्क ने इसको नोट किया कि अच्छा एमाइटोसिस भी हो रहा है कहीं पर। ये इसको हम डायरेक्ट डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, मतलब कुछ ऐसा झंझट नहीं है, प्रोफेज वगैरह इतना कोई लंबा चक्कर नहीं है, सीधा डिवीजन है। अभी बात करेंगे वो डिवीजन कैसे है। ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस। एमाइटोसिस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर नहीं होगी, सीधा पूरा का न्यूक्लियस ही डिवाइड होने लगेगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा, उसके कुछ वक्त बाद जब ऑलमोस्ट हो चुका होगा तो साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के बाद तो हम जानते ही हैं 2 सेल बन जाएंगी। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं गायब नहीं हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रही। इसी तरह हो गया, बस सीधा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। होता किसके अंदर है ये, बैक्टीरिया के अंदर होता है, प्रोटोजोआ के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है। एक्चुअली फंजाई के अंदर नहीं होता, फंजाई थोड़ा अलग चीज़ है। फंजाई की कुछ स्पीशीज़ के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया के अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन बैक्टीरिया कुछ के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो हमने बैक्टीरिया लिख दिया। प्रोटोजोआ, उसके अंदर एमाइटोसिस होता है। ठीक है, ये था एमाइटोसिस। एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा है वो है सेंट्रियोल के बारे में, स्पिंडल असेंबली के बारे में। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, जब स्पिंडल असेंबली बनती है तो प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग तरह से बनती है। जैसे साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में अलग तरह से हो रहा था, उसी तरह स्पिंडल असेंबली भी थोड़ा अलग तरह से बनती है। हम लिख देते हैं, ये मान लिया हमने एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल में हो रहा है। तो एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल हर तरफ से स्पिंडल असेंबली निकालता है। यहाँ क्रोमोसोम है तो यहाँ काइनेटोकोर, तो ज़्यादा एक्सटेंड तो यहीं करेगी, लेकिन स्पिंडल असेंबली पीछे भी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि पीछे नहीं निकलेगी, हर तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं। तो इसकी स्पिंडल असेंबली ना स्टार शेप लगती है देखने में माइक्रोस्कोप में, क्योंकि हर तरफ से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं तो स्टार शेप लगती है। और इसी वजह से साइंटिस्ट ने इसको एक टर्म दिया है जिसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक टाइप ऑफ साइट्यूल या एसेंट्रिक टाइप ऑफ डिवीजन। वही प्लांट सेल में देखें तो ये क्रोमोसोम है, नीचे भी बाइंड करेगा, बस मैंने नीचे का दिखाया नहीं है, तो एक समझाने का मतलब था, एक मोटिव समझाना था। यहाँ काइनेटोकोर है, ये स्पिंडल असेंबली जिस साइड काइनेटोकोर है बस उसी साइड एक्सटेंड करेगी, पीछे वगैरह नहीं कर रही है। देखो यहाँ अगर इस साइड क्रोमोसोम है तो बस एक ही साइड
एक्सटेंड किया तो ऑब्वियस सी बात है स्टार शेप तो दिखेगा नहीं, पर इसको भी अब एक टर्म देना था, तो साइंटिस्ट ने टर्म दिया इसको एनसेंट्रिक। ठीक है, बस यही था, एसेंट्रिक टाइप ऑफ असेंबली और एनसेंट्रिक टाइप ऑफ असेंबली। सिर्फ सेंट्रियोल किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल निकाल रहा है, किस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है, या किस तरह से स्पिंडल फाइबर की असेंबली हो रही है, इस बेसिस पे हमने दो टर्म दिए, एसेंट्रिक एसेंट्रिक, और कुछ नहीं है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। तो थैंक्स एंड बाय।